अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 17.5 लास्ट एक्सरसाइज जो है वो इस चैप्टर की करेंगे, इस यूनिट की करेंगे। तो सेट एंड फंक्शंस हैं। अब तक आपने सिर्फ फंक्शंस का नाम ही पढ़ा था इस चैप्टर में, अब फंक्शंस को पढ़ेंगे। देखें, वीडियो शुरू करने से पहले 2-1.5 घंटे की आई थिंक ये वीडियो रहेगी, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये आपको अच्छी तरीके से बता दूं, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंजीनियर जो बच्चे बनते हैं या जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी बेसिक जो है मैं आज आपको बताऊंगा, समझ लीजिए फंक्शंस की ABCD बताऊंगा। तो इस वीडियो को फंक्शंस के जो पार्ट होगा वीडियो का उसको पूरा देख लीजिएगा, फंक्शंस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह इन डिटेल बता दूंगा और आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और तमाम जो है वो क्वेश्चंस करा दूंगा और तमाम पार्ट्स कराऊंगा। तो तमाम क्वेश्चंस के जब तमाम पार्ट्स मैं आपको करा रहा हूं तो आपको पता होगा कि फंक्शंस को मैं पहले ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरू में जो क्वेश्चन है वो तो आम क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो लिंक अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनके ग्रुप्स में या उनके साथ। चलो आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो इम्पॉर्टेंट है और वही आसान क्वेश्चन है जो आपने जो है वो करते आए हैं। इक्वलिटी मेथड आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बस वही मेथड यहाँ पर जो है वो लगेगा। एक्स और वाई की वैल्यू आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो बीच में कॉमा लगा आ जाता है ना, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 11 और उसके बाद आ गया y - 7। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। तो x और y की जो है बस आपने क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वलिटी मेथड आपको पता है क्या होता है। ठीक है, इक्वलिटी मेथड आपको पता है क्या होता है। इक्वलिटी मेथड हमारे पास ये होता है कि इसका ये जनरल फार्मूला याद रख लीजिएगा कि A = C, B = D। ठीक है, जो A है उसको B के बराबर, C के बराबर ले लो और जो B है उसको आप D के बराबर ले लो। बस ये इक्वलिटी मेथड है, इससे ज़्यादा इक्वलिटी मेथड में कोई चीज़ आपके पास नहीं होती। तो बस इक्वलिटी मेथड के मुताबिक हम क्या करेंगे, ये A हो गया हमारे पास, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, बस सिंपल है। A को C के बराबर ले लो, x - 5 = 11। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 11 - 5 है तो उधर आके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 16। ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, उसके बाद आप वही काम ये जो यहाँ पर किया है ना, इसी काम को जो है वो आगे भी करना है। तो इस काम को जो है वो आगे भी करते हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी मेथड हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 10, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, 10 = y - 7। तो 7 को इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा। तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 17। तो ये x की, ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। सिंपल सा बस इसका जो है ये आंसर था। इसको पीछे से मैच कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आंसर हमारा सही आया या नहीं आया। ठीक है, इसको पीछे से मैच कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आपको इन्होंने दी 16, बिल्कुल सही है। y की वैल्यू इन्होंने दी आपको 17, बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से ना 2 पार्ट्स और है, वो भी कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में आपको क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की वैल्यूज अलग है लेकिन तरीक़ेकार सेम होगा। सही, 5x + 8, 5y। ठीक है, ये y। अच्छा, x थोड़ा सा मेरा मल्टीप्लाई का साइन लग रहा होगा तो इसे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। अगर मैं इसको इस तरह बनाऊंगा ना तो फिर वो मेरी राइटिंग बहुत स्लो हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ना टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए अभी मैं x को इस तरह ही बनाऊंगा। ठीक है, 5x + 8, 5y - 4 और उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो इक्वल टू के बाद आपको दी हुई है। यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ। दी हुई है इन्होंने 3x + 10, उसके बाद इन्होंने कॉमा लगा के दे दिया 2y। आपकी आसानी के लिए ना मैंने पेज भी जो है वो साइड पे चला दिया है, तो आप उसको भी देखते रहिएगा ताकि आपको जो है ना अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो वहाँ से समझ में आ जाए। तो वही इक्वलिटी मेथड। ठीक है, इक्वलिटी मेथड ये लिख दीजिएगा ताकि टीचर्स को पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें वैसे तो पता ही होगा लेकिन उनको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि हाँ बच्चे ने समझ के काम किया, उसको पता है मेथड्स कौन से लगे। ठीक है, तो ये A है, ये आपके पास C है, ये B है, ये D है। ठीक है, और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख के दिया हुआ है आपको। 5x + 8, ये A है आपके पास, ये B है आपके पास, ये C है आपके पास, ये D है आपके पास।
तो बराबर आ जाएगा 3x, क्योंकि इक्वालिटी मेथड आपके पास ये होता है ना, a इक्वल टू सी ले लो, b इक्वल टू डी ले लो, ये होता है इक्वालिटी मेथड। ठीक है, तो यहाँ मैं ये लाइन डाल देता हूँ ताकि एक स्टेप यहाँ हो जाएगा, +10। ठीक है, बस ये हो गया। तो 5x जो छोटा है ना x, उसको उधर ले आऊँगा, 3x हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और 10 माइनस 8 हो गया, यहाँ प्लस था तो वहाँ जाके माइनस हो गया। तो ये 2x हो गया, और ये हो गया मेरे पास 2 प्लस का, क्योंकि 10 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब कैसे कैंसिल किया कि 2/2 था ना, तो ये कैंसिल होके 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से करना सीखिए आप लोग भी कि 2x और इक्वल टू 2, तो ये कट गए, इसलिए ताकि 2-3 स्टेप बचें। अब आप लेवल को अपग्रेड करें अपने, ताकि हम जो है ना वो जल्दी जल्दी भी सवालात को सॉल्व कर सकें। लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कर दूँगा, प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये 2y हो गया, और ये हो गया x + 4 हो गया, तो ये 3y हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 5, सॉरी ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, 6 हो गया, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया हमारे पास 2। तो x की वैल्यू आई आपके पास, x की वैल्यू आई आपके पास 1, और y की वैल्यू आई आपके पास 2। तो इसको पीछे से मैच करते हैं, तो बिल्कुल सही है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अच्छा चलो आखिरी पार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपना जो है ना वो उस पे आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये तो आप लोगों को पहले भी आता ही होगा, आसान काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, ये तो शायद हम पहले भी कर चुके हैं, बस इन्होंने ये थोड़ा सा शायद आसान दे दिया आपको यहाँ पर, कि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स होकर भी काम शुरू करें, क्योंकि वैसे ये एक्सरसाइज सबसे मुश्किल है। और ये बता दूँ, शुरू में मैंने ये बात नहीं बोली थी, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो शुरू में जल्दी शुरू कर लिया करें वीडियो को, इसलिए मैंने वो बात उस वक्त नहीं बोली। लेकिन आपको इधर बता दूं ये बात कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। 9 में पेपर दिया होगा, याद होगा पेपर कैसे दिया था, तो जो क्वेश्चंस 9 में आए थे ना, उसको अगर मैच करेंगे ना, तो 80% या 70% वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आखिरी एक्सरसाइजेज से आ रहे थे हर चैप्टर की। तो यहाँ भी वही काम होगा, इन एक्सरसाइजेज से सवाल ज़रूर आएगा। अब वो ये आ सकता है या कोई और सा आ सकता है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, वो इक्वालिटी मेथड, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि ना इसमें इक्वेशन के अंदर x और y दोनों आ जाएगा, तो फिर वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू सी, b इक्वल टू डी। ठीक है, चलो अब ये जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है बोर्ड को। एक हिस्से में a इक्वल टू सी, a, और ये c, b, और ये d। ठीक है, तो 2x - 3y इक्वल टू 3, ये हो गया, और 5x + y इक्वल टू 16। अच्छा चलो भाई, x के लिए सेट करा दो इस इक्वेशन को, चाहे तो y के लिए भी करा सकते हो, लेकिन मैं अक्सर x के लिए सेट कराता हूँ। ठीक है, तो ये 2 इधर ही रहेगा, 3 + 3y हो गया। कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो निकाल भी सकते हो कॉमन, लेकिन मैं कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये x की वैल्यू सेट हो गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 कह देंगे इसे। तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, ये लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ ई, ताकि जगह बच जाए आपके लिए। आप चाहें तो पूरा इक्वेशन लिख लीजिएगा स्पेलिंग, 3 + 3y/2। ठीक है, ये आ गया, और ये y एज इट इज रहा, और ये 16 हो गया। ठीक है, अब बस हमारे पास क्या बचा है, y बचा है, आप सॉल्व कर लीजिए। 15 + 15 y + y इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी ये यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि एलसीएम आ रहा है ना, एलसीएम में आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले इस 2y को भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, इसको क्या बना लेते हैं, 2y। ठीक है, और अब चला जाएगा ये 2, देखो यहाँ तो 1 है, तो ये वाली चीज़ तो तब्दील नहीं होगी 15x, क्योंकि 1 अगर 15 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, और y से मल्टीप्लाई होगा तो y रहेगा। देखो मैंने यहाँ पर इस तरह से एलसीएम लिया है कि मेरे पास है a, b, और प्लस c और d। ठीक है, और ये 1 के बराबर ले लो। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही किया, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और y को जो 1 को जो है वो 15 के साथ और 15 y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ही आया,
और 2 को मैं ऊपर ले गया 16 के साथ, ठीक है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। तो ये जवाब आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से ही करा करो हमेशा एलसीएम, ताकि कभी गड़बड़ ना हो आप लोगों की, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा इधर कर देता हूँ वोट, तो वो छुप गई होगी जगह, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, y प्लस 17y, और ये हो गया आपके पास 32, ठीक है। ये 32 हो गया आपके पास, 32। चलो अब y लगा देता हूँ, y लगाना रह गया, छोटा करके लिख रहा था ना। अब एक काम करते हैं कि बस y को अलग कर लेते हैं, बाकी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 32 माइनस 15 और डिवाइडेड बाय 17, तो ये y की वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी आपके पास। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ y की वैल्यू को। तो 32 माइनस 15, आप चाहें तो अलग 2 स्टेप और बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो 1 आ रहा है, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसको पीछे से मैच भी करेंगे। चलो y की वैल्यू 1 आ गई। अब बस x की जगह पे पुट कर दो y की वैल्यू, तो 3 प्लस 3 और ये 1 आ गया, y 1 आ गया, और ये 2, तो ये आ गया आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया आपके पास 3। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, ये आपका था इसका आंसर। इसे मैच करके देखते हैं, पीछे से आ जाए तो बिल्कुल सही है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। तो ये इसका सोल्यूशन था, छोटा सा सोल्यूशन था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, और जो कि इस चैप्टर से रिलेट करता है ज़्यादातर। तो अब जो है वो हमने 11 मिनट में एक क्वेश्चन किया है। तो ये देख सकते हैं कि ये तो असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना छोटा था, लेकिन बस समझा भी रहा था कुछ चीज़ें। बाकी आगे तो आसान होंगे, आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा, कहते हैं कि इफ़ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P मल्टीप्लाई बाय Q, Q मल्टीप्लाई बाय P एंड P मल्टीप्लाई बाय Q। देखो भाई, सबसे पहले ये समझ लो बात को, क्वेश्चन नंबर 2 बस इतना सा ही है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। इसमें बस छोटी सी बात समझनी है कि जब भी आपसे पूछे ना कि P और Q को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितने नंबर आएंगे, ठीक है, P और Q को अगर आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो कितने नंबर आएंगे, तो आप क्या करना, जितने एलिमेंट है P के, ठीक है, और जितने एलिमेंट है Q के, इन्हें आपस में बस मल्टीप्लाई करा दो। तो P और Q को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, मतलब P और Q को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बस मैं 10 और 15 को भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर पेयर या कितने जो है वो मेरे पास P और Q को मल्टीप्लाई कराने पर एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहे होंगे 150, तो काफ़ी ज़्यादा है। 150 जो है ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे अगर मैं P और Q को मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, जिसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे होंगे। अभी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा आगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। अब यही काम जो है वो Q और P को करना है, ठीक है। तो ये Q मल्टीप्लाई बाय P, तो Q कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वही आएगा आपके पास जवाब। ये पहले का जवाब था, ये दूसरे का जवाब होगा हमारा, सेम ही जवाब आएगा, बस यहाँ Q और P। अच्छा देखें, ये गलती नहीं कीजिएगा, अगर Q मल्टीप्लाई बाय P बोल रहे हैं और आप P मल्टीप्लाई बाय Q लिख कर आंसर दे दें तो वो टीचर कहेगा कि ये तो नहीं पूछी थी चीज़ तो ये पूछी थी, आंसर बज़ाहिर 150 ही आ रहा है, 150 आ रहा है, लेकिन फिर भी गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब Q मल्टीप्लाई बाय P कहा गया है, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट पहले खड़ा है, टीचर ने उसको कहा है कि बेटा वो पहले खड़ा होगा, फिर 20 स्टूडेंट बाद में खड़ा होगा, लेकिन स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से खड़े हो जाएं तो टीचर तो बुरा मानेगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी है, जब उन्होंने कहा है कि Q मल्टीप्लाई बाय P दें तो आप P मल्टीप्लाई बाय Q नहीं दीजिएगा जानबूझ के अपनी मर्ज़ी से, जबकि आपको पता है कि आंसर सही आना है। अब यही काम जो है वो P मल्टीप्लाई बाय P पे कर लो, तो P भी 10 है और दूसरा P भी 10 है, तो दोनों का जब ऑर्डर पेयर निकालोगे तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल था सेकंड, ये आंसर हो गया। इसी तरह लिखना जैसे मैंने करा है, लिखा है, ठीक है। अब इसको पीछे से मैच भी कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही आ रहा है, 150 150 और 100। अच्छा, इसके आगे है ना ये इन्होंने n भी लगाया हुआ है, तो n भी लगा लो, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जवाब था, बिल्कुल सही आ गया हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, ऑर्डर पेयर बना के बस लिखने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना सेट्स लिख देता हूँ, जो 2 सेट्स दिए हुए इन्होंने, 3 सेट्स दिए हुए बल्कि छोटे सेट्स दिए हुए, अगर बड़े सेट दिए हुए होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस एक्सरसाइज को करने में। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, MCQs में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। इंट्री टेस्ट हो गया या इस तरह से जो टेस्ट होते हैं ना
एडमिशन के लिए। उसमें कॉलेज में तो नहीं होते एंट्री टेस्ट, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं ना उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्योंकि इससे पता चल जाता है बच्चा कितना सीख कर आया हुआ है। तो सबसे पहला देखो आसान, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए और बी को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऑर्डर पेयर्स निकाल लो। फाइंड ऑर्डर पेयर निकालने का तरीकाकार क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखिएगा, बोलते क्या है अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने ये बताई नहीं थी चीज़ शायद, तो मैं बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करा देना और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देना। एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करा देना और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देना। अब देखिए, सेट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता कि ए मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा है तो आप इनके एलिमेंट को इनको मल्टीप्लाई करके कुछ भी नंबर लिख दें या कोई मेथड, नहीं। इसको मल्टीप्लाई कराने का थोड़ा अलग तरीक़ेकार होता है, ठीक है। तो वो तरीक़ेकार मैं यहाँ आपको जो है वो वाज़े कर देता हूँ और वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सेट है तो या पता है आपको, ब्रेसेस तो आएगा, तो ये याद रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसे। चलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अब कैसे करते हैं ये देखो। कार्टेशियन प्रोडक्ट बस सिंपल है, आप जो है ना ब्रेसेस बना के लिखो, ठीक है। ब्रेसेस बना दो और फिर ब्रेसेस बनाने के बाद ना सिंपल इसे मल्टीप्लाई करा, ऐसे ऑर्डर पेयर बना दो कि ये आपके पास है 1, उसके बाद आपने लिख दिया 2, ठीक है, फिर ये कॉमा डाल दिया ऐसे करके। उसके बाद है 1, फिर लिख दिया आपने 3, सही है, ये हो गया। अब इसके बाद है आपके पास 2, फिर आपने लिख दिया 2, ठीक है, और फिर आखिर में आपके पास है 2 और 3 आपने लिख दिया इस तरह से करके। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके पीछे से मैच करके देखते हैं, तो बिल्कुल सही है, ब्रेसेस बना दिए 1 2 1 3 2 2 2 3, ठीक है। चलो, क्योंकि इसकी सॉल्व तो है नहीं ना हमारे पास, तो इसीलिए हम पीछे आंसर की से ही आंसर मैच करेंगे। तो ये इसका आंसर है। अब आ जाओ, अगला जो आपको इन्होंने दिया है करने के लिए, वो कहा इन्होंने कि बी का होगा। हाँ, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं, ठीक है इसके। तो 2 की पावर 4 लोगे तो 8 एलिमेंट आ जाएंगे, और वैसे देखोगे तो 4 इसके जो है वो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। 1 2 मतलब 2 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इसको मल्टीप्लाई करो तो 4, मतलब 2 एलिमेंट इसके मल्टीप्लाई करे, 2 एलिमेंट इसके मल्टीप्लाई करे, 2 एलिमेंट इसके मल्टीप्लाई करे, तो आंसर आया 4, ठीक है। चलो, अब इसको करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं बी क्रॉस सी, यानी बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी क्रॉस सी करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कहते हैं, क्रॉस कहते हैं इसे। अच्छा, बी क्रॉस सी, तो पहले बी लिखा जाएगा फिर सी लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2 1, इसको 2 को पहले 1 के साथ करा दो, फिर 2 को 3 के साथ कर लीजिए, फिर 2 को 5 के साथ। तो मतलब ऐसे चलना है, ऑर्डर से चलना है कि 2 को पहले इन सब के साथ लिख दिया, फिर 3 को लिख देंगे, फिर 2 को 5 के साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह से 3 को 1 के साथ लिख दिया, और बाकी ये जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 को 3 के साथ लिख दिया। अच्छा, जो सेम है वो भी लिखे जाएंगे, 3 को 5 के साथ लिख दिया। ये हो गया आपके कार्टेशियन। अच्छा, इसके भी क्वेश्चन आंसर को मैच कर लेते हैं। 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5, ठीक है। तो सही है, ये ब्रेसेस लगाना नहीं भूलना, वरना जो है वो आंसर गलत माना जाएगा। और नल सेट भी इसके अंदर आ रहा होता है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन नल सेट भी इसमें डिनोट किया जाता है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती नल सेट में, जब इन्होंने आंसर में भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हार्ड कंडीशन है। सबसे पहले कह रहे हैं कि बी यूनियन सी ले लो। अच्छा, अब थोड़ा सा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बड़ा आएगा, तो बी यूनियन सी लूँगा तो मेरा क्या आएगा, 1 2, वही आपको पता है कि बस अरेंज करके लिख देते हैं, 1 2 3 और 5। अच्छा, अब इसके साथ जो है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है आपका ए के साथ, इसको ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है आपका कि 1 2, ठीक है। ए का एलिमेंट पहले रखा जाएगा, बी का एलिमेंट बाद में रखा जाएगा। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं ए और बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो पहले ये 1, ठीक है, और 1। अब इस तरह से इसके ज़्यादा बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 2, ठीक है, 1 3 और 1 5, ठीक है। ये हो गया 1 के, ये 1 के लिए हो गया। अब ये काम 2 के लिए कर दो, 2 1। अब मैं ए के एलिमेंट्स को पहले क्यों रख रहा हूँ, ए को पहले क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ए पहले है,
अगर बी पहले होता तो बी के एलिमेंट को पहले रखता, ठीक है। 1 1 हो गया, 2 1 2 2 और 2 3 और आखिर में 2 5। चलो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा बोर्ड इधर कर देता हूँ ताकि जो, चलो इसको मैच करके देखते हैं आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास 1 1 1 2 1 3 1 5, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 2 5, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, लेकिन इधर हो नहीं पाएगा वो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो मैंने पार्ट्स तो मेंशन नहीं किए थे, लेकिन पार्ट्स हमारा चौथा है, हमने 3 पार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, बी का सेट लिखना होगा, उसके बाद ए यूनियन सी लिखना होगा। तो ए यूनियन सी हमें गिवन नहीं है, तो पहले हमें ए यूनियन सी निकालना होगा। पहले मैं बी सेट लिख लेता हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, कि पहला सेट सर ने कौन सा लिया था। अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ ए यूनियन सी ले लेता हूँ। तो यूनियन तो आपको लेना अच्छी तरीके से आता है, ए यूनियन सी 1 2 3 5, ठीक है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5। अच्छा, अब क्या करते हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए यूनियन सी। तो ये आ गया मेरे पास 2 1, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास 2 2, फिर आ गया मेरे पास 2 3, फिर आ गया मेरे पास 2 5। ये एक हो गया। अब दूसरा हिसाब किताब आ जाते हैं 3 पे, 3 1 3 2, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास, ये कॉमन ज़रूर डालिएगा, 3 3, फिर आ गया मेरे पास 3 5, ठीक है। ये हमारे 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। चलो अब इसको मैच कराते हैं 4 को। तो 2 1 2 2 2 3 2 5, 3 1 3 2 3 3 3 5। अच्छा, अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पर, जो कि है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, और फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलो इसको करते हैं। आई थिंक रिमूव कर देता हूँ ताकि क्या पता जगह ज़्यादा ना ले ले वो। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सिंपल है हमारे पास, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ए को पहले इंटरसेक्शन कर लेना बेटा आप लोग बी के साथ, यानी लिखने वाला आपको यही कह रहा होगा कि बेटा पहले ये कर लेना। फिर कह रहा होगा बेटा आप बी को इंटरसेक्शन कर लेना सी के साथ, और उसके बाद जो आंसर वो बता देना, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है कि बस एक ही चीज़ सेम है दोनों में, 2 2, तो बस 2 ही लूँगा मैं। अच्छा, अब जब मैं बी इंटरसेक्शन सी करूँगा तो भी मेरे पास एक ही चीज़, नहीं 2 चीज़ें सेम है, नहीं बल्कि एक ही चीज़ सेम है, 3 3। देखो ना, 1 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 3 3 दोनों में सेम है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक एक एलिमेंट है ना सिंगल टोन, अब वो मैंने शायद सिंगल टोन आपको बताया नहीं था कि सिंगल टोन यही होता है कि एक एलिमेंट आ रहा हो, ठीक है, सिंगल टोन आ रहा है इसमें, बी इंटरसेक्शन सी। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2 3, ये आ गया, बस इसका एक ही ऑर्डर पेयर बन रहा है, सिंपल। अब जब एक ही बन रहा है तो मैं एक ही बनाऊंगा। अब इसे पीछे से मैच करते हैं आ जाए, तो बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे आंसर सही आ गए। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, नहीं आप तो बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 तो करा दें, चलें पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, 3 रिलेशन इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, वो कैसे होता है वो बताता हूँ, आ जाओ। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा सबसे पहले आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर लो, ताकि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हों वो आपको पता हो। तो पहले ए सेट लिख लेता हूँ मैं। आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा सेट दिया हुआ है? कोई भी रैंडम सेट है, कोई ख़ास सेट तो नहीं है ये हमारे पास। हाँ, ये कह सकते हो कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, और होल नंबर का भी हो सकता है, 5 से लेके 6 तक, और पॉजिटिव इंटीजर भी। तो ये आप ना पहचाना करें कोशिश करके ना सेट्स को। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं, सबसे पहले मैंने बताया ना ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ले लो, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड काम का है, ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। 5 1, ठीक है, अभी हम कर चुके हैं। 5 2, ठीक है, 5 3, ठीक है, 6 1 6 2, ये कॉमा यहाँ 6 3, ठीक है, ये हो गया आपका
5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। अच्छा, इन्होंने कहा है अब जो है ना 3 रिलेशन इन AP लो। अब देखें, रिलेशन में आपकी मर्जी होती है कि आप क्या लो, रिलेशन में आपकी मर्जी होती है कि कोई भी जो है ना आप ले लो, मतलब 3 रिलेशन का है ना, तो कोई भी आप जो है वो रिलेशन बना लो, इसमें आपकी मर्जी होती है। तो मैं अकॉर्डिंग टू बुक रिलेशन बनाता हूँ। पहला रिलेशन क्या करता हूँ मैं, पहला रिलेशन में ये ले लेता हूँ कि 5 2 5 3 ले लेता हूँ। तो इसमें कोई ख़ास पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता, कोई भी आप जो है वो ऑर्डर पेयर उठाकर रिलेशन बनाकर लिख दो, बस 3 रिलेशन बनने चाहिए कोई भी। तो पहला रिलेशन क्या ले रहा हूँ मैं, पहला रिलेशन ले रहा हूँ मैं 5। मैं चाहता तो 5,1 5,2 भी ले सकता था, लेकिन बुक में दिया हुआ 5,2 5,3, तो मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे ना, इसलिए मैं ये इस तरह से रिलेशन निकाल रहा हूँ इनका। तो ये जो है ना पार्ट 1 था 3 रिलेशन इन AP जो कहा था इन्होंने, तो ये आ गया पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहले रिलेशन में पहला ही जो है वो आपके पास एक ही ऑर्डर पेयर हो, नहीं, पहले रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर चाहे ले लो, हाँ, लेकिन बाकी रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर बचने चाहिए, ऐसा नहीं हो बाकी रिलेशन के लिए ऑर्डर पेयर ख़त्म हो जाए, तो बस इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब 5,1 और 5,1 5,3 लिया जाएगा, यहाँ 6,3 बल्कि उधर 3,3 दिया हुआ है वो गलत है, 6,3 होगा। ठीक है, बस इतना ही, दो ही लेने थे। 3,3 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि इधर तो 3 है ही नहीं ना, इसमें 3, इसमें तो 3 है लेकिन इसमें तो 3 नहीं है, और कोई ऐसा ऑर्डर पेयर बना ही नहीं जिसमें 3,3 हो, लेकिन पीछे 3,3 दे दिया उन्होंने, तो ये छोटी सी एक मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इधर देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो भी मर्जी ले लो, 6,2 ले लो, 6,1 ले लो, 6,3 ले लो, कोई भी ले लो, रिलेशन ही तो लेना है, 6,2 ले लो है, क्योंकि उन्होंने भी 2 लिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन हो गया। ठीक है, ये पहला जो 3 रिलेशन थे वो कर लिया। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में कहते हैं कि 4 रिलेशन बताओ, लेकिन मसला ये है कि अब उन्होंने कह दिया है कि B कार्टेशियन प्रोडक्ट A में बताना, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर दूसरा पार्ट होगा। तो दूसरा पार्ट कहते हैं हमारे पास कि 4 रिलेशन, मैं लिख ही देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, FOUR रिलेशन इन B क्रॉस या B कार्टेशियन A पे। तो पहले B कार्टेशियन A ले लो, तो B कार्टेशियन A यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, पहले B के एलिमेंट लिखना है, सही है, A के नहीं लिखना, पहले 1,5। ठीक है, उसके बाद 1,6, ये पहले लिखना था क्योंकि वो तो फिर एक ही बात होती है, तो इसलिए यहाँ से देख लो। तो 2,5 2,6। ठीक है, फिर ऐसी 3,5 फिर 3,6। ठीक है, 1,5 1,6 2,5 2,6 3,5 3,6। ठीक है, हो गया। अब 4 रिलेशन बोले तो कोई भी 4 रिलेशन निकाल लो अपनी मर्जी से जो अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आप रिलेशन 1 में एक सेट ले रहे हैं, ऊपर तो दो लिए थे, तो इससे ये बात आप समझ सकते हैं कि कोई इसमें पैटर्न नहीं है, बस जो रिलेशन आप चाहो वो ले सकते हो, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। इससे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँ तो यहाँ 2-3 सेट भी ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, लेकिन मैं वही रिलेशन ले रहा हूँ जो पीछे बुक में दिए हैं, ताकि उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो जो कि बुक के आंसर्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या जिनके टीचर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर आप चाहो थोड़ी क्रिएटिविटी लाना तो फिर अपनी मर्ज़ी से रिलेशन ले लेना। अच्छा, एक गलती यहाँ नज़र आ रही है मुझे, 8,5 नहीं ले सकता मैं, 3,5 होगा वो। ठीक है, क्योंकि 8 तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से जब है ही नहीं। तो रिलेशन ऐसे थोड़ी है ना कि कोई भी नंबर डाल देंगे, तो ये थोड़ी सी एक गलती हुई थी, इसको सही कर लेना। ठीक है, ये एक कार्टेशियन लगा दो और ये एक और कार्टेशियन लगा दो, 1,5 का कार्टेशियन लगा दो, ये लगा दो 3,6 का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वही होने चाहिए जो इसमें दिए हैं। देखो 3,5 1,6 1,5 और 3,6। अब देखो 8 दिया हुआ था, 8,5, तो 8 तो था ही नहीं ना, तो कहाँ से लिखता, तो 3,5 लिखा मैंने। ठीक है, समझ गए, ये आंसर हो गया। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ पार्ट 3 पर। इसी के कहते हैं कि 5 रिलेशन इन बी, 5 रिलेशन इन बी पता करने हैं आपने। बी के अंदर से ही
5 रिलेशन निकालने हैं आपने यहाँ पर, तो आओ उसको देखो सॉल्व करते हैं कैसे होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि 5 रिलेशन लो बी से, 5 रिलेशन लो बी से लो। तो आजा 5 रिलेशन लेते हैं बी से। 5, इसको कैपिटल बना देते हैं, 5 रिलेशंस इन बी। चलो तो अच्छा इसको स्मॉल बनाओ। तो देखो 5 रिलेशन इन बी से क्या मुराद है कि बी कार्टेशियन बी ले लो, ठीक है। तो एक और बी का सेट ही लिख देता हूँ, सेम ही होगा, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझाने में आसानी रहे, ठीक है। आप भी लिख लेना। तो पहला क्या आएगा 1 1, ठीक है, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, हो गया। अब आएगा 2 1, फिर आएगा 2 2, कॉमा डाले, फिर आएगा 2 3, सही है। उसके बाद 3 1 3 2, फिर आएगा 3 3, ठीक है। ये हो गया बी। अब इसके लेने 5 रिलेशन, ये तो सही है, लेकिन फिर वो ए को कहा है उसके तमाम रिलेशन लो। अब उसके तमाम रिलेशन मैं बताता हूँ किस तरह ले जाएंगे, पहले इसके रिलेशन लेके दिखा देता हूँ। मैंने अभी बताया था रैंडम ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि कोई पैटर्न फॉलो करके रिलेशन बनाओ। अब यहाँ पर पहले नल एक रिलेशन लिया है, नल भी एक रिलेशन होता है, वो ले लिया हमने पहले रिलेशन, फिर ठीक है। इन्होंने भी नल लिया तो मैं भी नल रिलेशन ले रहा हूँ। फिर सेकंड रिलेशन इन्होंने क्या लिया है, सेकंड रिलेशन लिया है इन्होंने 1, जो कि ये रहा आपके पास 1। मैंने अभी बताया था मर्ज़ी है आपकी, एक जो है वो ऑर्डर पेयर लो, 2 ऑर्डर पेयर लो या 3 ले लो, कोई मर्ज़ी, मुश्किल नहीं है आपके लिए। और अगेन भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। पीछे भी हमने अगेन इस्तेमाल किया था उसे, 2 1 और 2 3, ठीक है। ये हो गया दूसरा, ये हो गया ये तीसरा डबल गया, चौथा आ गया। चौथा है देखो 1 2, यहाँ भी इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी इस्तेमाल कर लिया, तो इससे बात भी समझ में आ रही है कि इसे भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसलिए करते हैं ताकि बच्चों को जो है ना पिक करना सिखा दें कि पिक कैसे करते हैं। थ्री, ठीक है। ये हो गया तीसरा और आखिरी 5वां रिलेशन। ए के जो है ना 16 रिलेशन बनेंगे, तो वो भी लिखना है अभी हमने। 1 1 दोबारा ले लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ले लिया 2 2, ये रहा। देखते रहिएगा कि ऊपर से आ रहे हो, ऐसा ना हो कि हम ऐसे कोई रिलेशन ले लें जो कि थे ही नहीं और बुक में भी दिए हो। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। रिलेशन में बता दिया ना, मर्जी से सेट उठा लो। और नल भी आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, लेकिन पावर सेट की तरह नल शो नहीं करते हम इसमें, लेकिन आ रहा होता है यहाँ पर, इसका नल मौजूद होता है इस जगह पर, ठीक है। अब आ जाते हैं ए के पास, ए को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ए क्या है आपके पास, ए का एक और सेट लिख लो, और जो कि ए तो ए ही है तो फिर यही आएगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ ना तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो 5 5, इसके कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे, इसके आएंगे 4, ठीक है। यानी ऑर्डर पेयर, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, ऑर्डर पेयर। 5 6, ठीक है, और 6 5, और आखिर में है 6 6, ठीक है। मैंने क्या किया 5 5 5 6 6 5 6 6, ठीक है भाई। अब देखो यार, ये काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, अब इसको मैं इतने से बोर्ड पे लिखूंगा तो आधा 1 घंटा मुझे इसी में लग जाएगा। तो मैं इसे जो है यहाँ से दिखा रहा हूँ, इसको देख लो, ठीक है। ये लो, इसको देख लो, फोकस कर देता हूँ। ये इसका आंसर है, उतार लेना, ठीक है। ये इसका आंसर है, एज इट इज़ उतार लो। ये ऐसे ही इसका जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी लाइट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर नज़र आए, ठीक है। नज़र आ रहा है, आई थिंक क्लियर होगा काफ़ी, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, क्लियर दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर आ रहा होगा। तो ये पूरा एज इट इज़ उतार लेना कि ये नल सेट और कितने 16 रिलेशंस आ रहे हैं, और तमाम के तमाम रिलेशंस वही हैं जो कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख दिए थे। तो तमाम के तमाम वही रिलेशंस जो हैं वो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, ये उतार लेना। मैंने ये सवाल करा दिया है, छुड़वाया नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा यूँ नहीं लिखा कि आपको पता है कि अगर मैं ये 16 के 16 रिलेशंस लिखूँगा तो मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कितने ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने इसका आंसर डायरेक्ट आपको दिखा दिया, और बता तो मैंने पहले तमाम दिए ही हैं, तो कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी समझने में, आई होप, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ कि ए रिलेशन बी, इधर ही इसका जवाब आ जाएगा।
ज़्यादा कोई बड़ा इसका कुछ आंसर नहीं है। देखो क्या क्या रहे हैं, फॉर टू सेट ए एंड बी इफ़ ओ ए, मतलब सेट ए है और सेट बी है वो 4 है, ए जो है वो 3 है और ओ से आगे आ रहा है। देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। तो कितने बाइनरी रिलेशन होंगे ये कैसे पता करोगे? देखो ए के कितने बाइनरी रिलेशंस थे ये हमने पता किया कैसे, कि हमने जो है वो ए की पावर मतलब 4 ले ली थी। ए के रिलेशन कितने थे हमें कैसे पता चला, कि हमने जो है वो मतलब कितने एलिमेंट थे, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसे कैसे करते हैं, कि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं ना, तो कि 2 × 2, तो मेरे पास कितना आया 4, तो 2 की पावर 4 ले ली मैंने, तो मेरे पास 16 जो है वो रिलेशंस बनेंगे किस किस के, ए के और बी के, ठीक है, ए के सॉरी सिर्फ ए के, क्योंकि ए में 2 हैं और फिर दोबारा भी ए मैंने 2 ही लिया, तो 16 रिलेशंस बन गए। अब इसी तरह से आपके पास क्या है, हमेशा 2 की पावर ही जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए, उसके पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसके पास जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स दिए मैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर 2 एलिमेंट थे ना ए के, ऐसे एक और ए है उसके 3 एलिमेंट हैं, और एक और ए बी एलिमेंट है उसके जो है आपके पास 12, उसके बाद आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, आंसर आ जाएगा 12, और इसको जो है ना 12 को 2 की पावर बना दोगे, तो इससे पता चल जाएगा कितने रिलेशन आएंगे हमारे पास, सॉरी कितने बाइनरी रिलेशन आएंगे हमारे पास ए और बी के, ठीक है, ए और बी के कितने बाइनरी रिलेशन आ सकते हैं, कि हर रिलेशन दूसरे से अलग आ रहा हो। तो नंबर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अब इसको खोल के लिखना चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो। 2 की पावर आप जो है वो ले लेना, क्या कहते हैं 12। अब मैं 2 की पावर 12 लेके दिखाता हूँ क्या आ रहा है, तो 4096, तो इतने जो है वो रिलेशंस बनेंगे। अब इतने सारे रिलेशन कौन लिख सकता है, 4096 रिलेशंस कौन लिख सकता है, तो इतना तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कितने बाइनरी रिलेशंस आ रहे हैं ये लिखना हो, कैसे लिखोगे, एक और बार बता रहा हूँ, कि आपके पास सेट ए है, ठीक है, जो कि 2 एलिमेंट कंटेन किया हुआ है, ठीक है, सेट ए है जो कि आपके पास 2 एलिमेंट कंटेन किया हुआ है, और उसी सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो उसी सेट ए के साथ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सेम ही सेट है, 6 बना लेते हैं इसे, ठीक है। इसके कितने एलिमेंट है 2, इसके कितने एलिमेंट है 2, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया 4। अब 2 की पावर 4 ले लो, तो कितने आएंगे 16 आएंगे। तो अभी हमने पीछे बनाए थे ना 16 रिलेशंस ए के, तो वो इस तरह से बने थे कि 16 रिलेशन कैसे निकल रहे हैं ए के, कैसे पता चल रहा है कि जो एलिमेंट थे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराया और जो आंसर आया था उसको 2 की पावर बना दिया और फिर उसको 2 की पावर ले ली, तो फिर 16 आया था। तो इससे हमें 16 एलिमेंट्स बन रहे थे, 16 जो है वो रिलेशंस बन रहे थे, ये पता चल गया। तो इस तरह से आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराना और उसको 2 की पावर ले लेना 12, तो आपके पास आएगा 4096, ठीक है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि तमाम क्वेश्चन ही इंशाल्लाह आज आपको कराऊं और करा भी दूंगा। इसको पहले सही कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी नज़र आए, क्या पता कोई बच्चे बीच में से देख रहे हो तो उन्हें भी पता चल जाएगा हाँ भाई सर ने 5 ही लिखा है। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ तो बार बार ऊपर वाला हिस्सा भी रिमूव हो जाता है। अच्छा अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन समझ में आने वाला है, आसान है। जो पीछे करते हैं वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए बी सच डैट ए बिलोंग्स टू, मतलब ए जो है वो बिलोंग्स करेगा ए से और बी जो है वो बिलोंग्स करेगा बी सेट से। मतलब ए एलिमेंट्स जो है ना वो बिलोंग करेंगे ए सेट से और बी जो है ना बी के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे बी सेट से। अब ए इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में बता देता हूँ ये करना कैसे हमें इस सेट को। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 उतार लो और ए लिख लो, सेट देख लो क्या दिया हुआ है 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद बी देख लो, बी में आपको दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2 सेट्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने ए और बी के
ए और बी के जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हैं वो निकालने पड़ेंगे, ताकि हम जो है वो जो ये हमें रिलेशंस इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिए हुए ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए, इन्हें हम टेबुलर फॉर्म में लेकर आएँ। बस इन्होंने यही कहा है कि हमने आपको रिलेशन बना के टेबुलर फॉर्म में दे दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिए, आप टेबुलर में ले जाओ। कह रहे हैं ना कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन, ये बाइनरी रिलेशन लिखो ए कार्टेशियन बी के इन टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर में लिखो, यानी फॉर्म तो नहीं लिखा उन्होंने, हाँ लिखा बल्कि टेबुलर फॉर्म में लिखो। वेयर, और यहाँ पर ए आपके पास है ये, बी आपके पास है ये, ठीक है। और ए जो है मतलब ये जो ए के जो भी आप ए लोगे ना वो बिलोंग करेगा इससे, मतलब ए जो भी आप पिक करोगे ना वो होगा 0 1 2 3 होगा, और बी जो भी आप लोगे ना वैल्यू वो बिलोंग करेगी आपके पास बी से, यानी बी में आप ये नंबर नहीं रख सकते और ए में आप ये नंबर नहीं रख सकते। बस ये कह रहे हैं, बस छोटी सी बात, ठीक है, समझ गए ना। चलो आओ करते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो सोल्यूशन में देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने डिटेल में बता दिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 0,2 कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया ना, 0,4 0,6 0,8 हो गया। आ जाओ अब कर लो 1,2 1,4 1,6 1,8, ठीक है। तो 1 2 1 4 1 6 1 8, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी पीछे सॉल्व करने में, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी गलती नहीं कर सकता। वैसे तो किसी भी सवाल में नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो है ना चेक करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फ़ोकस करते हैं। 2 6, आप भी फोकस करें, साथ साथ हो सके तो सॉल्व भी कर लिया करें, क्योंकि मैं तो बात कर रहा होता हूँ, मतलब आपको समझा रहा होता हूँ, लेकिन आप तो सॉल्व भी कर लिया करें। 2 3 हो गया ना, अब 2 नहीं 3 2 हो गया ना, 3 4, तो आप लोग बताएं कि कहाँ गलती आ रही है। 3 6 3 8, ठीक है। तो 0 के 4 आने चाहिए थे, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सही बन गए। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं देखो क्या कहा है कि जो पहला रिलेशन तुम बनाओगे ना बच्चों, उसमें ये करना कि ये आपको तो सबसे पहले आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया है, ए और बी होगा। वो ए जो है ना, मतलब बी जो है ना वो 5 से छोटा लेना, 5 से बड़ा नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब रिलेशन बना लो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखें कि बुक में मैं भी ये चेक कर रहा हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट इन्होंने खोला है लेकिन बंद नहीं किया। अब मैं बताता हूँ ये क्यों। ये यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट लिया इन्होंने, यहाँ भी इस तरह से, ये अलग है स्क्वायर ब्रैकेट, ये अलग है। तो रिलेशन ऐसे बनाना, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, अब टेबुलर फॉर्म में ले जाना है। रिलेशन ऐसे बनाना कि ए तो कुछ भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी जो लेना ना 5 से छोटे छोटे लेना, ठीक है। तो आ जाओ भाई, समझ गए बच्चे तो अच्छी तरीके से, अब तो खुद भी कर लेंगे। तो ए तो कुछ भी ले सकता हूँ, तो 0 ले लिया, कोई मसला नहीं भाई सर, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा मैं एक चीज़ करूँगा कि मैं ना पीछे से ही उतारूँगा, मतलब पीछे से वाले ही लिखवाऊँगा। हाँ समझा दूँगा, लेकिन अपने पास से नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे सेट बन सकते हैं, मतलब काफ़ी इसमें ऐसे रिलेशंस बन सकते हैं जिसमें जो है ना मेरे पास बी जो है ना वो 5 से छोटा ही आ रहा होगा, लेकिन मैं अपने पास से नहीं बनाऊँगा, पीछे बुक से ही बनवाऊँगा, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। तो 0 2 सही है भाई, 0 4 सही है। आप बोलेंगे सर गलत है, नहीं क्यों गलत है बेटा, 0 4 बोला है ना, 5 से छोटे छोटे नंबर हैं तो 4 तो छोटा ही नंबर है। आप बोलेंगे सर नहीं 0 6 नहीं ले सकते आप, ए तो कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी जो है वो 5 से बड़ा नहीं ले सकते सर, आप इन्होंने कंडीशन लगा दी है। मैं बोलूँगा ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक बात कह दी आपने, अब मैं ये 2 ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 1 4, ठीक है, छोटा है 5 से। बी, ये ए है, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो ना तो समझ लीजिएगा। तो ये बी जो है ना 5 से छोटा रखना। अच्छा 3 2 सही है, 3 4 सही है। अच्छा कितने रिलेशन बनाने हैं, जितने भी बन रहे हैं सब बना लो। 3 2 3 4 बस इतने ही बन रहे थे और नहीं बन रहे, क्योंकि फिर वो 3 6 3 8 आ गया ना, तो वो तो बड़े हो जाएंगे नंबर। तो देखें मैच करते हैं पीछे से, 0 2 0 4 1 2 1 4 2 2 2 भी बन रहा था। अच्छा 2 2 नहीं बनाया हमने, अच्छा थोड़े से रिलेशंस कम बने वो भी बना लेते हैं, क्योंकि 2 2 भी तो मौजूद है। 2 2
थोड़ा सा मैं इधर मिटा कर देता हूँ, 2 2 और 2 4, ठीक है, ये भी बन रहे थे रिलेशन में, क्योंकि ये देखें ये भी तो छोटा है ना, 2 तो छोटा है ना, बी यहाँ पर अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो छोटा आ रहा है, 4 भी छोटा आ रहा है, तो ये रिलेशन भी शामिल हो रहे थे। तो 2 0 0 2 0 4 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, बिल्कुल सही है। चलो बेटा आ जाओ, अब दूसरा रिलेशन करते हैं। देखो दूसरे रिलेशन में क्या कहते हैं, दूसरे रिलेशन में कहते हैं कि जो भी नंबर ले रहे हो ना वो a प्लस बी करके 9 आए, यानी a और b को प्लस करो तो वो 9 आना चाहिए। तो इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, a प्लस बी करो तो वो 9 आ जाए। अच्छा, मतलब a और b को प्लस करके 9 आना चाहिए। अब कैसे मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रही है समझने में। देखो प्रैक्टिकली समझाना थोड़ा सा आसान है, इस बतदरीज इसके के थ्योरेटिकल समझा दिया जाए। सिर्फ कहते हैं क्या है कि मतलब a और b को मल्टीप्लाई करो ना तो 9 आए, सिर्फ वही नंबर ले लो। अब कौन कौन से ऐसे हैं वो देखते हैं जाए। a प्लस बी इक्वल टू 9 और ये कार्टेशियन, ठीक है। तो अब रिलेशन बनाते हैं। 2, देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा a प्लस बी को तो 5 आएगा, 6 ये आ गया, ये आ जाएगा 1 8, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आएगा ना, सॉरी प्लस करूँगा तो 9 आएगा ना, 1 प्लस 8 9, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और कुछ है क्या, 3 3 है कुछ, 3 3 नंबर देखें। ये है, ये भी नहीं है, बल्कि ये है 3 प्लस 6 कितना होता है, बिल्कुल सही 9। चलो आप पीछे तो मैच करते हैं, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, सही है। तो समझ में आ गया ना, उन्होंने कहा था कंडीशन में कहा था कि a प्लस बी करो तो 9 आए, वो ले लो रिलेशन, बाकी रिलेशन नहीं लेना। तो हमने वही रिलेशन ले लिया उनके कहने पर। आ जाओ, अब आ जाओ तीसरा रिलेशन और आखिरी रिलेशन, कह रहे हैं कि a माइनस बी करो तो 1 आए, बस वो रिलेशन लेना और कोई रिलेशन नहीं लेना। चलो अब इसको देखते हैं क्या कहा है कि रिलेशन 3 में क्या कहा है कि a माइनस बी करो तो 9 आ जाए। अब उसी रिलेशन को लेंगे बस अपने a कॉमा बी, और ये आ गया मेरे पास a माइनस बी इक्वल टू 1, ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में लेना है इसे। इसको मैं माइनस करूँगा a और b को तो 2 ही आ जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब इधर 2 मतलब इधर 4 6 और 8 आएगा। अच्छा यहाँ अगर मैं माइनस करता हूँ 1 और 2 तो 1 आ जाएगा। देखो 1 माइनस 2 कितना आएगा 1, तो ये सेट ले लूँगा मैं 1 कॉमा 2, ये हमारा काम का सेट आ गया। इधर नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर 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 आ जाएगा। 3 माइनस 2 कितना होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा ये सेट नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 1 माइनस 2 तो -1 आएगा, उन्होंने कहा था 1 लेना, तो आपको ये मुझे बताना चाहिए था। तो ये आ जाएगा 3 4, और बाकी कुछ नहीं आ रहा। देखिए 3 3 2, अच्छा ये नहीं आएगा, 3 2 आएगा, 3 4 नहीं आएगा। 3 2 3 4 क्यों नहीं आ रहा, देखो a हो गया मेरे पास 3 और b हो गया मेरे पास 4, तो आंसर तो 1 आना चाहिए था, लेकिन मेरा -1 आ रहा है। और ये वाला भी क्यों नहीं आया था, क्योंकि 1 माइनस 2 ये -1 आ रहा था। ये वाला क्यों आया, क्योंकि ये 3 माइनस 2 ये 1 आया था, इसलिए सिर्फ ये वाला आया। तो वहाँ मुझसे भी एक गलती हो गई कि मैंने उसे -1 देख लिया था, तो बाकी मैंने फिर इसे करेक्ट कर दिया कि बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे रिमूव करूँ। आओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाता है फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं फंक्शन। हाँ मैं देख लूँ पहले, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो गए फंक्शन। क्वेश्चन आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है। तो ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी वीडियो का। अगर कोई मुझे लाख रुपए भी देना और बोले सर ये पार्ट हटा दो वीडियो का, तो मैं नहीं हटाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर ये पार्ट हटा दिया तो आपको बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए देखो बेटा, सेट को लिखने के तो बहुत सारे तरीके सीख चुके हो, वेन डायग्राम सीख चुके हो, और टेबुलर फॉर्म सीख चुके हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सीख चुके हो, और आप जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म भी सीख चुके हो। अब ये फॉर्म भी सीख लो, इसको कहते हैं फंक्शन के तरीके से डिफाइन करना। एक सेट है आपके पास A, जिसमें है आपके पास 1 2 3, और चलो 4 भी लिख लो, ठीक है। और एक सेट है आपके पास B, जिसमें है आपके पास A B C और D, और E भी लिख लो, ताकि जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। बाकी इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी हैं, तो इसको इसमें लिख दो 1
2, ये है हमारे पास सेट ए, ये भी एक तरीका सेट को लिखने का। 3 4 और बाकी जो सेट बी है वो इसमें इधर लिख दो, ए बी सी डी ई। अच्छा, तो ये सेट लिखे रहने दूँ या हटा दूँ? समझ गए ना सेट, इसको मैंने सेट को इसमें लिख डाला क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह चाहिए लिखने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो भाई, इसके जो एलिमेंट्स है ना, इसे क्या कहा जाता है? डोमेन, MAIN, डोमेन। इसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। डोमेन याद रखोगे ना भाई, डोमेन। इसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? को डोमेन, MAIN, को डोमेन। तो अब आप बोलोगे सर रेंज क्या है? फिर तो बता रहा हूँ बेटा रेंज क्या है, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, को डोमेन और डोमेन हो गया। अब जो है मैंने इसको इसके साथ क्या किया? लिंक किया, यानी इमेजेस बनाई। ठीक है, इमेजेस बनाई। ठीक है, और इसको इसके साथ, तो जिन एलिमेंट को इस्तेमाल करके इमेजेस बनाई है ना, वो है मेरे पास रेंज। ठीक है बेटा, ये इसके एलिमेंट थे डोमेन, इसके एलिमेंट थे को डोमेन, और जिनसे एलिमेंट बना, जो एलिमेंट इस्तेमाल करें इसको इसके साथ रिलेट करने के लिए, वो थे रेंज। मतलब जो एलिमेंट सिर्फ इस्तेमाल हुए वो थे रेंज, और जो चीज़ हमारे पास मतलब बनेगी इन दोनों को रिलेट करके वो होगी इमेज। ठीक है, इमेज। अच्छा, डोमेन समझ गए, को डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए, इमेज समझ गए। फंक्शन समझ लो, फंक्शन समझ लो। ठीक है, बी। अच्छा भाई, ये इस तरह लिखा जाता है फंक्शन को। अब ये देखो, ये मेरे पास, दोबारा इसी को लिख देता हूँ बड़ा बड़ा करके, 1 2 3 4। करीब करीब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और भी बनाना होगा इधर। मुझे इधर ना एक और भी बनाना है क्योंकि फंक्शन और नॉन फंक्शन में फ़र्क समझाना है आप लोगों को मुझे असल में। 1 2 3 4, ये हो गया ए। ठीक है, अब डोमेन और रेंज नहीं लिखूंगा दोबारा, वो आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है, A B C D E। ठीक है, तो ये मैंने इसको इसके साथ लिंक कर दिया, इसको इसी के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, 1 को A के साथ भी लिंक कर दिया, 1 को B के साथ, और फिर इसको 2 के साथ, इसको 3 के साथ, और इसको E के साथ। ठीक है, तो ये होगा नॉट, FUNCTION, फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। अब कैसे नहीं है मैं बताता हूँ ज़रा सा आपको। 1 2 3 4, ज़रा बस ये मुझे बनाने तो फिर आप खुद ही बात समझ जाओगे। A B C D E, ये इमेज बना दी मैंने इसकी इसके साथ और इसी की इसके साथ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इमेज बना दी इसकी इसके साथ और इसी की इसके साथ, मतलब A की 1 के साथ और A की 2 के साथ और इसकी इसके साथ। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि वो फंक्शन है और वो फंक्शन नहीं है, वो बता देता हूँ। देखो, ये बता दूँ कि डोमेन से जो है ना, को डोमेन में, डोमेन से को डोमेन में 2 एलिमेंट लिंक नहीं कर सकते। मतलब 1 को आप A और B दोनों के साथ लिंक नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही के साथ कर सकते हो। अगर आपने ऐसा करा कि 1 को A के साथ भी जो है वो लिंक कर दिया और 1 को B के साथ भी लिंक कर दिया, तो ये नॉट फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं और A B C D E करके डेस्क हैं, तो क्या स्टूडेंट 1 A और B दोनों पे साथ बैठ सकता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं बैठ सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं कहूँ कि सीट B, सीट A, स्टूडेंट 1 भी बैठ सकता है, स्टूडेंट 2 भी बैठ सकता है उस पर, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल दोनों बैठ सकते हैं, मतलब बारी बारी। तो ये काम है कि भाई अगर को डोमेन वाला 2 डोमेन के साथ रिलेशन कर रहा है तो सही है, फंक्शन होगा। लेकिन अगर डोमेन वाला को डोमेन के साथ 2 रिलेशन बना ले तो वो नॉट फंक्शन होगा। ये कि नॉफ लिख दिया मैंने, नॉन फंक्शन या नॉट फंक्शन होगा। ठीक है, इसके लिए एक और भी एग्जाम्पल की जाती है, मदर और सन की। अब वो एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा, क्या पता बच्चे समझ ना पाएँ, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक बच्चे की 2 अम्मियाँ नहीं हो सकती, मतलब सगी। ठीक है, लेकिन एक अम्मी के 2 बच्चे हो सकते हैं। तो इसको इस तरह समझ सकते हो कि नॉट फंक्शन में ये होगा कि ये सन होगा, ठीक है, और ये मदर होगी। तो एक बच्चे की 2 अम्मियाँ नहीं हो सकती सगी। ठीक है, सगी से आप मतलब समझ रहे होंगे मेरा। लेकिन एक अम्मी की
एक अम्मी के 2 बच्चे हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 है। तो जिस सिचुएशन में हो रहा होगा वो मदर है, जिस सिचुएशन में नहीं हो रहा होगा वो क्या है, जिस सिचुएशन में हो रहा होगा वो फंक्शन है, जिस सिचुएशन में नहीं हो रहा होगा वो नॉट फंक्शन है। तो समझ गए, फंक्शन, डोमेन, रेंज, तमाम चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बात अच्छी तरीके से, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छा, ग्रुप का बता दूं, यहाँ पर अपने ग्रुप्स का भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि 1000 उसकी फ़ीस है। आप लोग ज़रूर ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, बार बार कहता हूँ। अब इस ग्रुप में मैं आपको जो है लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, लेकिन नोट्स भी मिलेंगे, PDF मिलेंगे बुक्स के, गैस पेपर, मॉडल पेपर, 5 फेयर, टेस्ट सेशन का लिंक, लाइव सेशन का लिंक और तमाम चीज़ें, ठीक है। तो मतलब यूट्यूब पे तो सिर्फ आपको लेक्चर मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो बकिया मटीरियल है ना वो भी मैं आपको दे दूँगा। सिर्फ पर ईयर फीस है, ये पर मंथ नहीं है, ठीक है, पर ईयर फीस है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। आ जाओ इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इफ़ रिलेशन आर, मैं रिलेशन पूरा एज इट इज उतार देता हूँ क्योंकि यही असल जो है ना इसकी बेसिक है। ये समझ में आ गया। तो अब ये x जो है ना वो डोमेन के लिए है, ठीक है, डोमेन, MAIN डोमेन, और ये y जो है ना वो रेंज के लिए, RANGE रेंज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। बाकी सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आती है जो कि हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं, ताकि इस चीज़ को हम आगे कर सकें। और फिर कहते हैं कि इफ़ इन Z देन, तो फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहली कंडीशन आपको इन्होंने कही है, ये आपके पास मुकम्मल कंडीशन है और इसके बाद आपके पास पहली कंडीशन है। कहते हैं कि फाइंड रेंज, मैंने कहा था रेंज y के लिए है और डोमेन के लिए क्या है आपके पास x। इफ़ डोमेन, तो डोमेन ये है, कहते हैं ना ये तुम्हारी डोमेन नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तुम्हारी हुदूद नहीं है, यहाँ नहीं आओ, ये काम ना करो। अब बच्चों की डोमेन नहीं है कि वो जॉब पे जाएं, लेकिन बड़ों की डोमेन नहीं है कि वो पढ़ने जाएं, मतलब स्कूल आए, स्कूल पढ़ने आए। तो इस तरह से डोमेन और रेंज बताई जाती है लोगों को। अच्छा देखो भाई, ये क्या है, ये है डोमेन। डी से बता देता हूँ, वैसे डी से नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए, चलो एक्स से। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मैंने ये नहीं किया था कि उसको नाम दे दिया था सेट को। यहाँ मैं ये बताने के लिए लिखना चाह रहा था कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ये एक्स के हैं। एक्स क्या है, डोमेन। कह रहे हैं कि रेंज निकाल लो, तो रेंज निकालने की कंडीशन क्या है कि y इक्वल टू 2x प्लस 5। तो -2 रखोगे कितना आएगा, तो ये जो आएगी ना वो रेंज आएगी, ये रेंज आएगी आपके पास, ठीक है। ये R से लिख रहा हूँ रेंज, और ये D थी डोमेन, ठीक है, डोमेन और रेंज ऐसे लिख दिया मैंने। तो रेंज और डोमेन, पूरा नहीं लिख रहा नाम, आप तो समझ जाएंगे, आप लिख लीजिएगा पूरा डोमेन। तो सबसे पहले आप -2 पुट करो, तो ये हो गया -4 प्लस 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 1। तो रेंज आ गई आपके पास 1। जब आपके पास डोमेन -2 थी तो रेंज क्या आई 1। अब इसी तरह से आगे भी करो, अब रखो -1, तो ये हो गया -2 हो जाएगा, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -2 हो जाएगा, और प्लस 5, तो ये हो गया 3, y इक्वल टू 3, ठीक है। साइन 5 की बड़ी तो 5 के साथ आएगी, ठीक है। अब रखो 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 5 2 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5, ठीक है। तो ये रेंज में डोमेन निकाल लो। अब क्या करो, अब जो है वो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कराओ, प्लस 5 कर दो, जो कंडीशन आपको गिवन है, ये रही कंडीशन आपके पास। तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 7 आएगा ना जी, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो, अब 2 को करा दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, तो ये आ गया आपके पास 9, तो ये 9 आ गया। तो रेंज ये आ गई आपकी। तो बस इतना सा सिंपल था। ये असल में ये थी डोमेन, ये थी रेंज। एक्स जो है वो डिनोट कर रहा था डोमेन को, रेंज जो है वो डिनोट कर रहा था वाई जो है वो डिनोट कर रहा था रेंज के एलिमेंट को। तो एक्स को बदलते रहो, वाई की वैल्यू आती रहेगी, तो वो आपकी डोमेन से रेंज बन जाएगी। आओ इसको पीछे से मैच करते हैं, 1 3 5 7 9, तो बिल्कुल सही किया। अब यही काम करते हैं डोमेन को निकालने के लिए। आपको रेंज पता है, वाई जो है वो रेंज है और एक्स जो है वो डोमेन है। तो अब क्या करो, इसको एक्स के लिए सेट कराना पड़ेगा, फिर रेंज आ जाएगी हमारे, फिर हमारे पास डोमेन आ जाएगी। इसको रिमूव करता हूँ, आपको जो है ना वो डोमेन निकाल के दिखाता हूँ। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन में आपके पास, दूसरे पार्ट में, कि फाइंड
डोमेन, डोमेन पता करो बेटा। और इफ रेंज इज, रेंज है क्या, रेंज 11, ठीक है, 11, 13, 15, 17। तो मैंने अभी बताया था रेंज क्या है, y। तो इसको सबसे पहले मुझे सेट कराना पड़ेगा, y इक्वल टू 2x प्लस 5। तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और 2 हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा x। अच्छा चलो, अब यहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारे पास रेंज, ठीक है। यहाँ निकालूंगा मैं डोमेन, पहले डोमेन दी हुई थी, रेंज निकाल लिया, अब रेंज दी हुई डोमेन निकाल लो। तो y की जगह मैंने पुट कर दिया 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इसको जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 आया मेरे पास, 3, ठीक है। अब y की जगह मैंने पुट कर दिया, ये एक हो गया मेरे पास। अब मैंने y की जगह पुट कर दिया, सॉरी y की जगह नहीं, अब मैंने y की जगह पुट कर दिया 13, और मेरे पास है 5 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास आएगा 4, तो 4 आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 4, ठीक है, ये आ गया था 3। ठीक है, ये इसको भी सभी भाई लिख देते वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैंने 15 पुट करना है, 15, और 5 वही रहेगा, 2 वही रहेगा, और x, तो ये कितना हो जाएगा 10, 5, तो x इक्वल टू 5, तो मेरे पास डोमेन आ गई 5। अब इसको मैच भी करूँगा पीछे से, क्या पता गलती ना हो जाए, ठीक है। 17, y की जगह 17, और x की जगह मैंने अभी बताया ना, y जो है वो रेंज है, रेंज आपको ऊपर गिवन है, तो 17 पुट कर दो, 17 से देखो क्या आ रहा है, 6, x इक्वल टू 6, तो 1 2 3 करके इस तरह से आंसर आया। अब जब इसको चेक करते हैं पीछे तो सही आए, गलत आए, क्योंकि गलत आया तो फिर दोबारा करना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, डोमेन हमारे पास क्या आ रही है, डी से डोमेन डिनोट किया मैंने, 3 4 5 6, समझ गए ना। x क्या है डोमेन, y क्या है रेंज। तो x की वैल्यू y में पुट करते रहोगे तो रेंज की वैल्यू आती रहेगी मुख्तलिफ नंबरों पे, और रेंज की वैल्यू y में पुट कर, और x की वैल्यू अगर आप जो है वो y में पुट करते रहोगे तो रेंज आती रहेगी। इसी तरह से फिर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो रेंज आती रहेगी, जैसा मैंने बताया। हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन 8 करते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इसको समझने में, ठीक है। हाँ चीज़ नहीं है, लेकिन इतनी कोई हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, हम कर सकते हैं, हमने किया है पहले भी इस तरह का काम। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा ना आसान काम आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं आपको, कंडीशन सबसे पहले लिख लो, पार्ट 1 पार्ट 2। कह रहे हैं कि x और y ये दोनों जो है ना वो होल नंबर होने चाहिए। मतलब अगर x होल नंबर रख रहे हो तो फिर y पता करो रेंज क्या आ रही है, और अगर y होल नंबर रख रहे हो तो x पता करो डोमेन क्या आ रही है, ठीक है। और फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन या रिलेशन, तो ये आपके पास कंडीशन है कि x और y होल नंबर रखना, यानी पहले x होल नंबर रख लेना, रेंज पता कर लेना, फिर y होल नंबर रख लेना और डोमेन पता कर लेना। तो सबसे पहली कंडीशन है आपके पास ये कि x और y है आपके पास 3x। अब आपकी जो है ना वो आपकी जो मर्जी है कि आप चाहे तो x को जो है वो होल नंबर रख लो और y को जो है वो पता कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे सेट कराना पड़ेगा, जो भी कर रहा हूँ ना सेट सबसे पहले कराना पड़ेगा। x के लिए सेट करा देता हूँ। तो x इक्वल टू 11 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3, समझ गए ना भाई कि ये यहाँ पर हो रहा था प्लस, वहाँ जाके हो गया माइनस, ये हो रहा था मल्टीप्लाई, नीचे आ हो गया डिवाइड। तो x मुझे कहा है, डोमेन जो मुझे कही थी क्या रखो, मैं डोमेन को होल नंबर रख रहा हूँ, फिर दूसरी कंडीशन में रेंज को होल नंबर रख लूँगा। तो डोमेन को मैं होल नंबर रख रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा सेट नहीं बनाऊँगा, छोटा सा ही बनाऊँगा ताकि मुश्किल ना हो। ये हो गई मेरी डोमेन। अब पता कर लो रेंज, इसको पुट करते रहो y के अंदर।
सॉरी ये इसको ऐसे नहीं कर सकते हम। अगर मैंने x के लिए सेट कराऊंगा तो ही ये काम कर सकता हूँ मैंने तो पहले ही y के लिए सेट करा दी है। या फिर ये कर लो कि इसे रेंज कर लो, इसे रेंज कर लो, पहले रेंज पता कर लो। लेकिन इन्होंने पहले जो है ना वो डोमेन ही पता की हुई है, मतलब पहले रेंज पता की हुई है, तो मैं y के लिए सेट कराना पड़ेगा मुझे। y इक्वल टू 11 माइनस 3x, ठीक है। तो ये डोमेन हो गई, दोबारा करा सही था, लेकिन बस वो हमने सेट जो है ना वो x के लिए करा दिया था, हमें जो है वो y के लिए सेट कराना था, क्योंकि हमें रेंज पता करनी है ना। तो रेंज जो है वो क्या है, y, यानी हमारे पास y है रेंज। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, तो क्या आएगा 11, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 11 आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना सेट उल्टा लिख के दिया हुआ है। अगर आप देखो ना 11 पहले लिखना था, उन्होंने बाद में लिख दिया है, तो हम भी बाद में ही लिख देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैं बहुत सा ऐसे काम कर देता हूँ जो कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जिससे। अच्छा भाई, अभी तो मैंने x रख लिया, अब मैं x रख रहा हूँ 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही होगा। तो कितना आ गया मेरे पास, 8 आ गया, सॉरी 8 आ गया, 8। तो ये आ गया मेरे पास 8, ये हो गया मेरे पास रेंज, ठीक है। अब इसी तरह से मज़ीद आगे भी करना है, इसी तरह से मज़ीद आगे भी काम होगा। अब मैं x की जगह रख देता हूँ 2, 6 हो जाएगा, 11 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 5, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब और भी आगे भी करना है, इसे आगे मज़ीद भी कंटिन्यू करेंगे। इसको ब्रैकेट कर देता है। अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ 3 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो 11 8 5 2, तो ये आ गई डोमेन, ये आ गई रेंज, ठीक है। डोमेन दी हुई थी, रेंज पता कर ली, मतलब डोमेन की कंडीशन दी हुई थी, रेंज पता कर ली हमने। अब यही काम जो है ना वो रेंज के लिए करो, मतलब रेंज को होल नंबर रख दो और डोमेन पता कर लो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसे रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा, मतलब क्योंकि दूसरी कंडीशन लगाएंगे ना, पहली कंडीशन तो हो गई है हमारी, ठीक है। दूसरी कंडीशन सेम है, बस आपको जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें ये क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि x और ये y है आपके पास बेटा, तो x माइनस वाई। अब आप ना रेंज जो है ना उसको क्या रखोगे, होल नंबर रखोगे। तो RANG, रेंज को मैंने होल नंबर रख लिया, क्योंकि पहले मैंने रेंज पता की थी ना, मैं रेंज को होल नंबर रख रहा हूँ। 0 1 2 3, चाहे तो 4 5 6 भी ले लो, लेकिन इतना ही बहुत है क्योंकि बुक में भी इतना दिया हुआ है। तो डोमेन किस चीज़ को डिनोट करती है, डोमेन को क्या चीज़ डिनोट कर रही है, x। तो x के लिए सेट कराना पड़ेगा हमें, अभी हमें नहीं पता कि नंबर क्या आएंगे, सेट करा के लाते हैं। 6 प्लस y, ठीक है, यहाँ प्लस हो रहा, यहाँ माइनस हो रहा था, वहाँ प्लस हो गया। तो y रखो आप सबसे पहले 0, तो 0 रखोगे तो वो 6 ही दे देगा, ठीक है। अब आप 6 1 रखो तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप जो है वो x को 6 प्लस 2 रखो, तो ये जो है वो आपके पास 8 आ जाएगा। अब आप जो है वो आखिरी 3 रख लो, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। तो इसको ऊपर लिख दो, अब लिख दो जल्दी से, 7 8 9, ठीक है। तो डोमेन की मदद से, रेंज की मदद से डोमेन निकल गई, देख लिया आपने। तो आंसर भी यही आ रहा है, 6 5 8 9, और सो ऑन भी करा हुआ है इन्होंने, से कंटिन्यू भी किया हुआ है, कंटिन्यू, ठीक है। बस मैंने तो इतना ही करना है, मैंने ज़्यादा नहीं किया, इतना ही किया जितना इन्होंने दिया हुआ था। हाँ, लेकिन इन्होंने एक चीज़ इसमें ये की हुई है कि रेंज के अंदर 4 इजाफी लिया हुआ है, लेकिन उसे सॉल्व नहीं कराया, पर सॉल्व कराते तो हमारे पास क्या आता, 10 आता हमारे पास, लेकिन उसे उन्होंने सॉल्व नहीं कराया, सिर्फ उन्होंने लिख दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8 9 करते हैं। देखिए पूरा सोल्यूशन हमें करना है, असल में ये नहीं है कि सिर्फ पीछे से देख के आंसर उतार लिया, वरना वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो पूरा सोल्यूशन लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आपके पास ए जो है ना वो है आपके पास 1 2 3 4,
ए जो है ना वो है आपके पास 1 2 3 4, बी आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह सकते हैं इसे। देन राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ F2 एंड F4। F2 और F4 से क्या मुराद है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, मतलब 2 पे क्या आ रहा है और 4 पे क्या आ रहा है, तो वो अभी हम जब लिखेंगे जब हम डोमेन और कोडोमेन को लिख लेंगे, वरना हमें डोमेन और कोडोमेन पता ही नहीं है तो हम फंक्शन क्या लिखेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन लिख लेते हैं और रेंज लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आए इसको सबसे पहले जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ जो है मैंने इस सवाल का भी सिर्फ आधा हिस्सा पढ़ा, आपको बल्कि पूरा हिस्सा पढ़ना चाहिए था, और एक ऊपर भी लाइन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे ही सवाल सॉल्व होगा। इफ़ फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ए टू बी जा रहा है फंक्शन, ठीक है, और एफ क्या दिया हुआ है आपको, एफ दिया हुआ है इन्होंने, अब इससे रेंज और डोमेन पता करनी है आपने, 1 5, ठीक है, और 2 6 3 7, और आखिरी दिया हुआ है 4 8, बाकी ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मैंने लिख दिया। अब देखो इसमें डोमेन बहुत आसान है, ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना ये डोमेन है, ठीक है, इसमें पहचानना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप ये लिखवा तो रहे हैं, ये अप्लाई कहाँ होता है? बेटा इसकी जो अप्लाई करना है ना इसे हमने, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ज़्यादातर ना इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, ये इसकी रेंज हो गई, ये दूसरे जो सेकंड नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये रेंज हो गई, और रेंज क्या है हमारे पास 5 6 7 8। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि अपनी मर्ज़ी से नेचुरल नंबर लिख दिया और बोला डोमेन और रेंज हो गई, नहीं, जो दिया हुआ वही डोमेन और रेंज बनेगी ना। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इसकी जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन इसकी जो है वो नेचुरल नंबर ही होगी, जैसे कि ये तमाम नेचुरल नंबर आ रहा है, और पीछे भी ऐसे लिख दिया इन्होंने, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ। कोडोमेन जो है वो क्या है, इज NATURAL, नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताना था ना कि F2, तो F2 पे क्या बन रहा है हमारे पास, F2 पे हमारे पास बन रहा है, मतलब 2 से क्या मुराद है कि दूसरे ब्रैकेट में जाकर आप देखो कि इमेज रेंज क्या है, 6 है आपके पास, इसका मतलब ये। अब इसी तरह से कह रहे हैं F6, तो 1 2 3 4, F6 है या F4 है, F4 है, सॉरी 6 नहीं F4 है, तो F4 पे जाओ, यानी चौथे ब्रैकेट में जाके देखो रेंज क्या है, 1 2 3 4 8 है रेंज, तो ठीक है। F2 बोले, अच्छा अगर इसी तरह F1 बोला होता तो F1 बोला होता तो 5 होता, ठीक है, अगर F3 बोला होता तो F3 बोला होता तो 7 होता, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से निकल जाएगी आपकी फंक्शन का, F2 पे क्या फंक्शन आ रहा है ये निकल जाएगा। चलो, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर, और उसके बाद तो आसान क्वेश्चन ही आ गए। अच्छा बच्चों देखो, फंक्शन है और नहीं है पहले बता दिया था मैंने आपको, जो है वो बनाकर, ठीक है, डोमेन और रेंज की मदद से, लेकिन यहाँ पर आपको एक और तरीके से भी समझा देता हूँ कि फंक्शन है या नहीं है, कैसे पहचानोगे। अच्छा देखो, ए दे दिया सेट बी दे दिया, उसका तो आपका काम नहीं है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पहले से बना के दे दिए उन्होंने इसमें, क्योंकि 0 2 0 बराबर में। बेटे देखो इधर, अब ये मैं सब लिख तो नहीं सकूँगा, मैं ज़रा इसका जो है ना लाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है, लाइट बंद कर दी मैंने। चलो, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी जो है ना मैं वो भी खोल देता हूँ, ब्राइटनेस भी फुल कर देता हूँ, ठीक है। चलो, इसको यूँ भी कर देता हूँ, बल्कि यूँ ही रखता हूँ वरना वो बुक भी आ रही होगी, कोलैब कर रही होगी। ये देखो, ये आ रहा है आपके पास, फोकस कर लेता हूँ, तो ये आ रहा है आपके पास। अच्छा, लाइट बढ़ाने से फोकस कम हो गया, ठीक है, अब फोकस सही आ रहा होगा। तो ये आपके पास आ रहा है, सवाल कह रहे हैं कि इफ़ ए और बी ये दिया हुआ है, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शन और नॉट, इफ़ दे आर फंक्शन फाइंड देयर टाइप्स। तो देखो भाई, फंक्शन है या नहीं है ये बताओ। अब R1 रिलेशन दिया हुआ है, R2 रिलेशन दिया हुआ है, R3 R4 R5, अब कैसे पहचानते हैं फंक्शन है या नहीं है, इसको जो है वो बोर्ड पे करके बताता हूँ। तो पहले ए करा रहा हूँ, मतलब 1 से लेके 5 है ना, तो पहले 1 करा रहा हूँ, फिर 5 कराता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 देखो क्या है,
वन में आपको क्या लिख के दिया हुआ, एक लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे, मुश्किल नहीं होगी। तो ये है 0 2 1 4 और ये है आपके पास 2 6 और ये है आपके पास 3 8 और ये इस तरह से। देखो भाई, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी और ये होता है डी। ठीक है, ए बी सी डी का तो हिसाब किताब आपको आता ही है। ठीक है, ये ए बी सी डी हो गया। अगर बी, अच्छा ये ना, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये ए ये बी, ये ए और ये दोबारा सी होता है। मतलब ये जो 1 है ना, ये जो 1 लिखा हुआ है ये ए होता है और ये सी होता है। ठीक है, क्योंकि फिर हम उसके बाद लेते हैं ना। तो अगर बी और सी एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन है, अगर बराबर नहीं आ रहे तो फंक्शन नहीं है। ये देखो ऐसे आ रहा है तो फंक्शन। अब ये तो आपको गिवन ही होगा, आप देख के ही बता सकते हो सर ये फंक्शन है या नहीं है। पेपरों में भी गिवन होगा, हर जगह गिवन होगा। और ये है नॉट फंक्शन, तो यहाँ तो बराबर नहीं आ रहे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें इस तरह की कंडीशन में भी फंक्शन होते हैं। अब वो कैसी होती है मैं बता देता हूँ, नीचे ही दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगी बात। चलो, तो सबसे पहले 1 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। 1 मैंने ऊपर लिख भी दिया था बताने के लिए, लेकिन यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। 1 जो है ना वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप उसमें देख सकते हो कि बी और सी बराबर नहीं है ना, यहाँ वाला बी और सी कहीं भी बराबर नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये ए ये बी, ये ए ये सी, बी और ये सी बनाना चाहिए, नॉट फंक्शन। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा भी नॉट फंक्शन है क्योंकि उसमें भी बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बराबर आते तो मैं ये बोलता हाँ भाई फंक्शन है, अब नहीं आ रहे तो मैं फंक्शन नहीं बोलूँगा। आप देखो नहीं आ रहे, हाँ आगे जाकर आ रहे हैं लेकिन पहले नहीं आ रहे, पहले भी चाहिए थे हमें, तो ये भी फंक्शन नहीं बनेगा। और आप देखेंगे कि 10 के बाद 8 6 4 छोटे होते जा रहे हैं। नंबर बड़े होने चाहिए थे, शुरू में नंबर बड़े होने चाहिए थे, उसके बाद जो है वो छोटे। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पर नंबर ना उल्टे चल रहे हो कि यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, नहीं, बल्कि 2 4 6 8 होना चाहिए था। तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। अब तीसरा जो है ना वो फंक्शन है। क्यों, कैसे फंक्शन है? एक तो देखो उसके अंदर नंबर जो है वो ग्रेटर हो रहे हैं रेंज में, 0 और फिर 2 फिर 1 4, तो ये फंक्शन हो गया। और ऊपर से 8 जो है ना दूसरे वाले 8 के बराबर भी है। यानी आप ये देखो कि 3 8 और 4 8 ये बराबर है, ए और ये बी, ए और ये सी। तो बी बराबर है सी के, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है आपके पास, फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इनटू फंक्शन लिख देते हैं इसे, फंक्शन होना यानी इनटू फंक्शन। तो ये 2-3 सिचुएशन थी, इससे पहचान जाओगे फंक्शन होता है या नहीं होता। इसके बाद चौथा भी देख लो, वो भी फंक्शन है क्योंकि 2 2 के बराबर आ रहा है। देखो ऐसे आ रहा है ना, 0 2 0 2 1 है 1, और इस तरह फिर आगे भी चल रहा है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, नहीं ये भी ए है और ये सी है, तो b इक्वल टू सी है। तो ये भी क्या हुआ, फंक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, इनटू फंक्शन। ठीक है, 5 आखिरी। तो ये भी जो है वो आपके पास ये है बोथ 1 एंड ऑन टू। ये आगे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, ये आगे आपको इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, मैं इसको समझाता हूँ। मतलब एक्सरसाइज दी हुई है, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो मैं समझा देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, कि ये है क्या। ठीक है, बोथ, बस ये समझ लो कि ये बोथ 1 1 मतलब बोथ 1 2 1 एंड ऑन टू है। अब ये मैं थोड़ा सा ना इसको आगे समझाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये लिख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। हो सकता है कि आपको तीसरे में कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर दूसरे में हो रही हो कि वो फंक्शन क्यों नहीं था। देखो उसमें सबसे पहले ये है कि 10 आ रहा था और उसके बाद जो है वो 8 आ रहा था और उसके बाद 6 और फिर नंबर ऐसे करके छोटे हो रहे थे। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो है वो बड़ा नंबर आना चाहिए, छोटा नंबर आना चाहिए और फिर यहाँ पर बड़ा, ये सिचुएशन होती है। तो इस तरह सही होता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। आओ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। उसमें मैं समझाता हूँ कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है या 1 to 1 कॉरिस्पॉन्डेंस क्या होता है।
तो 1 to 1 फंक्शन देख लें किस तरह से होता है आपके पास। तो 1 to 1 फंक्शन आपके पास ये होता है कि सामने वाली जो चीज़ है ना, मतलब एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के साथ मिला हुआ हो। देखो भाई, ये आ गया आपके पास सबसे पहले ए सेट, अच्छा पेन ने भी साथ छोड़ दिया और दूसरा पेन उठाता है। ये आ गया ए सेट, ये आ गया बी सेट, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो ये इससे रिलेट कर रहा है, इमेज बना रहा है, ये 6 से इमेज बना रहा है, ये 7 से इमेज बना रहा है। तो इस तरह से जो होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं, 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। ये ऐसे भी होता है कि मतलब डायरेक्ट इमेज बना रहा हूँ और इधर जो है वो कोई भी एक एलिमेंट बच जाए तो मसला नहीं है, बना रहा हूँ इमेज, ये 1 to 1 फंक्शन हो गया। अब 1 to 1 कॉरिस्पोंडेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। 1 to 1 कॉरिस्पोंडेंस में क्या होता है कि देखिए 1 to 1 फंक्शन में ये होता है कि सेट ए सेट बी दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते। अब इक्विवेलेंट नहीं होते से क्या मुराद है कि देखो इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 4, और आपको पता है इक्विवेलेंट होने के लिए क्या चाहिए कि सेट ए में भी आपके पास 4 एलिमेंट हो और सेट बी में भी आपके पास 4 एलिमेंट हो। तो ये इस वजह से 1 to 1 फंक्शन बनेगा, ना कि कॉरस्पॉन्डेंस। अब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कैसे बनता है ये बता देता हूँ, छोटी सी डिटेल्स हैं, आई थिंक आप लोग याद रख सकेंगे। 0 1 2 5 6 हो गया, 5 6 7। अब ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, यानी 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें है और तीनों जो है वो फिल हो गए एक दूसरे से, मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेट कर गए कि 0 6 5 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 6 के साथ, 2 7 के साथ। तो इसको कहते हैं 1 to 1 कॉरिस्पोंडेंस। क्या कहते हैं, कॉरिस्पोंडेंस। 1 to 1 कॉरिस आई थिंक ऐसा आता है, सी नहीं आता, कॉरिस्पोंडेंस PONDANCE, और ये ई आता है, ये नहीं आता, कॉरिस्पोंडेंस हो जाएगा वो, तो कॉरिस्पोंडेंस होता है। चलो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। कॉरिस्पोंडेंस समझ गए ना कि 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या है कि एलिमेंट ज़्यादा हो, एक एलिमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो 1 to 1 फंक्शन बना लेगा। बी में को डोमेन में एक एलिमेंट ज़्यादा हो, लेकिन कॉरिस्पोंडेंस के लिए क्या है कि सेम एलिमेंट हो, इक्विवेलेंट सेट हो, यानी ए भी अगर 3 है, ए भी अगर 3 है तो बी भी जो है वो आपके पास 3 हो, तो ये बना लेता है कॉरिस्पोंडेंस। आई होप बात समझ में आ गई हो, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता था, जितना डिटेल जा सकता था चला गया। कि फंक्शन के लिए क्या है कि आपके पास 1 to 1 फंक्शन के लिए क्या है कि तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से मिल रहे हों, लेकिन फिर भी बी में कुछ बच रहे हों एलिमेंट्स, जैसे कि अभी बच गया, एक बच गया। और कॉरिस्पोंडेंस में क्या है कि तमाम एलिमेंट एक दूसरे से मिलें और कुछ भी बचे ना एक दूसरे में, यानी इक्विवेलेंट सेट हो ए और बी। और इक्विवेलेंट सेट आप पढ़ चुके हैं कि सेट ए में अगर आपके पास 0 1 2 है, तो इस तरह सेट बी में भी आपके पास 5 6 7 हो। इक्विवेलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं, इक्वल सेट नहीं है ये, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट ना हो। अगर सेम एलिमेंट होते और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते तो वो इक्वल सेट बन जाता। तो ये हो गया। अब आ जाओ, एक और इसका रह गया है जो कि ना हमारे पास कॉरिस्पोंडेंस है और ना ही हमारे पास फंक्शन है, वो बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर देखो, एक आपके पास है डोमेन और एक है आपके पास कोडोमेन, ठीक है, 0 1 2। अभी थोड़ी देर पहले एक बात मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास डोमेन से 2 बार कोडोमेन हो सकता है, लेकिन कोडोमेन से 2 बार डोमेन नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ से, मतलब कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट 2 बार रिलेट नहीं कर सकता डोमेन में। अब यहाँ देखो, ये कोडोमेन में मौजूद है 6 और ये रिलेट किससे कर रहा है, 1 से भी और 4 से भी। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये जो है वो, मतलब ये फंक्शन तो है आपके पास, लेकिन ये जो है वो आपके पास नेदर 1
नोर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी फंक्शन तो है लेकिन ये ना के 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है और ना ही 1-to-1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक एक से रिलेट नहीं कर रहा ना, इसीलिए। तो ये दो रिलेट कर रहे हैं इसके साथ। ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये 1-to-1 नहीं है, ना ही 1-to-1 फंक्शन है और ना ही 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। 1-to-1 के लिए क्या होता है कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए क्या है कि इसको 7 से रिलेट करना चाहिए था, ठीक है, ये इसके लिए ज़रूरी था, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर रहा है। ये बल्कि काम क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। ये 7 से डायरेक्ट 6 से जाके रिलेट कर रहा है, 7 को स्किप्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये काम हुआ यहाँ पर, ठीक है। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। फंक्शन तो है ये और कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, बस प्रॉब्लम एक छोटी सी ये है कि ये जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है एक साथ, 6, तो इसलिए ये क्या लिखा जाएगा, NEITHER, नेदर 1-to-1 और नेदर कॉरेस्पॉन्डेंस। पीछे लिखा हुआ भी है, नेदर 1 और 1-to-1, नेदर 1 और 1 नोर, नेदर 1 है और 1 नोर है, 1 नोर, नेदर 1 नोर 1-to-1, इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है, कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ये निब इसकी इतनी बड़ी है ना कि वो ई को लिख रहा हूँ ना तो वो छुपा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो समझ गए ना कि एक से रिलेट करता तो हो जाता, मतलब ये 2 से कर रहा है डोमेन में जाकर। अब आखिरी सवाल करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, बस सोल्यूशन लिखना है उसमें। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, फंक्शन आपको जब भी करना हो ना तो बस सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है फंक्शन लिखने में। बस आप जो है ना क्वेश्चन नंबर डालें और जो पी सेट दिया हुआ है वो लिख लें, ABC, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्यू सेट लिख लें। तो 4 कंडीशनें दी हैं, चारों को फुलफ़िल करना होगा हमें। और उसके बाद आपको दिया हुआ है R, PQRS, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कह रहे हैं कि फंक्शन बनाओ अ फंक्शन f फ्रॉम p इंटू क्यू, या लिख देता हूँ। अब फंक्शन बनाते कैसे हैं ये बता देता हूँ ज़रा तरीके से, ज़्यादा कोई जगह नहीं घेरेगा, ये छोटे से में ही हो जाएगा। लेकिन ये इन्होंने ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए एक ही सवाल में, एक ही उसमें। बाकी आगे दे देते फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज तो हम वो भी कर लेते, वहाँ कर लेते, लेकिन यहाँ इन्होंने ना सब एक ही साथ डाल दिए। लेकिन ये है कि अगर हम जो है ना शिकवे करेंगे ना, शिकवे शिकायत, तो क्या होगा, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा भाई जितना भी है काम कर ही लेते हैं, जितना हो सका कर लेंगे, बाकी अगर नहीं हो सका तो कल कर लेंगे। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि छोड़ देंगे, लेकिन बाकी कल कर लेंगे। अच्छा, पी एंड क्यू फंक्शन बनाना है, तो भाई फंक्शन बनाना बस सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ए को एक्स के साथ लिख लो, बी को वाई के साथ लिख लो, सी को जेड के साथ लिख लो, ये आपका एक फंक्शन हो जाएगा, इस तरह एक बन जाएगा। तो F1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी बनाना हो ना ऐसे ही बनाना, और फिर उसमें से बोलूँ ना डोमेन और रेंज अलग कर दो, तो वो ऐसे करना कि डोमेन और रेंज फिर अलग कैसे करोगे कि डोमेन और रेंज अलग करने के लिए फिर आप इसको जो है वो डोमेन ले लोगे और फिर जो एक्स लिया है ना उसको रेंज ले लोगे, जैसे अभी मैंने पीछे करके भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो जब भी रिलेशन सिखाए गए थे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालना, ठीक है। मुश्किल तो नहीं होगी ना, आसान है ना फंक्शन में लिखना। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लिख लो। आ जाओ, अब रिलेशन 2 करते हैं। तो रिलेशन 2 में क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। अब रिलेशन 2 में ये कहते हैं कि अ फंक्शन जी, मतलब जी फंक्शन होगा फ्रॉम पी आर, इसके और इसके दरमियान बनाना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये हमारे पास अगर आप देखें ना पी आर तो बन जाएगा, बल्कि पी आर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये होगा कि उसमें ए 2 बार आ जाएगा। तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो F2 ही लिखेंगे, लेकिन जी कह रहा है इसको वो। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा P पहले का है ना, तो इसलिए P पहले आएगा। P, इसको एक काम करता हूँ ना, आसानी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको मैं लिख भी देता हूँ अ फंक्शन। तो 2 घंटे से लगातार क्लास ले रहा हूँ ना, इसलिए
अब आंखें जो है ना मेरी काफ़ी जलन करने लग गई हैं, क्योंकि सामने जो है ना इस बोर्ड के ऊपर होता ये है कि लाइट आ रही होती है, मतलब लाइट लगाई हुई होती है। आपने देखा होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था तो लाइट पड़ रही होती है बोर्ड पर, तो जिसकी वजह से ना आँखें बड़ी जलन कर जाती हैं। और ऊपर से मेरे लगा हुआ चश्मा, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें, क्योंकि आपको पता है कि चश्मा सिर्फ चीज़ों को ही एम्पलीफाई नहीं करता, ये लाइट्स को भी एम्पलीफाई करता है आँखों के लिए। तो जिसकी वजह से ना आँखों में दर्द जब होता है ना तो फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। तो आर पी का है ना, तो इसलिए आर को पहले लिखेंगे हम, ठीक है। तो कैसे लिखना है कि बस पी ए और क्यू बी और सी एस नहीं एस सी होगा बल्कि, क्योंकि वो पहले वो आएगा ना, आर एस आएगा बल्कि, आर सी, आर एस भी नहीं आर सी आएगा, आर सी। और अब एस के साथ तो अकेला तो नहीं छोड़ेंगे, उसे ए ले लेंगे उसके साथ, एस ए, ठीक है। हाँ, इसको पीछे से मैच करते हैं, गलती तो नहीं हो गई। पी ए वैसे तो सही होगा, क्योंकि ये फंक्शन तो सही बनाया, हाँ सही है। पी ए क्यू बी आर सी और सी ए, तो ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आखिरी करते हैं। अच्छा, आखिरी में एक लफ्ज़ इन्होंने लिख के, सेकेंड लास्ट है बल्कि, लास्ट इसके बाद है। आखिर में इन्होंने एक लफ्ज़ कहा है जो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आ फंक्शन एच फ्रॉम पी टू आर। अब पी टू आर में ये कहते हैं कि विच इज़, ये चीज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ है क्या, विच इज़ इंजेक्टिव। अब इसमें ये होता है इंजेक्टिव में, ये फंक्शन बना देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि पी का है ना पी, तो पी में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ए बी सी, और यहाँ में आर है, ये पी है, ठीक है, ये पी फंक्शन है, ये आर फंक्शन है, पी क्यू आर एस। तो देखो लगता है थोड़ा मिला के लिख दिया तो मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए, तो इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ, पी क्यू आर एस। तो देखो इंजेक्टिव क्या होता है, विच इज़ इंजेक्टिव, यानी आर के पास एक एलिमेंट ज़्यादा होगा, ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, मतलब फंक्शन तो बनेगा लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, तो इसे कहते हैं ये इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव बता दिया। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि दोनों सेम हो। सेम हो से मुराद कि इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों आपस में बाइजेक्टिव, यानी दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम इक्विवेलेंट है। और अगर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ एस, तो ये हो गया इंजेक्टिव, ठीक है। तो इसे मैं लिखे रहने देता हूँ। तो यहाँ इसने इंजेक्टिव का है ना, तो इसका तीसरा बना लेते हैं। तो इसका बनेगा हमारे पास वही उसी तरीके से होगा कि ए क्यू पी, क्यू हटा देंगे, मतलब ए को ना पी से हटा देंगे, डायरेक्ट क्यू से शुरू करेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट हमारे पास कम है ना, तो इसलिए हम इसको हटा के लेंगे, ए क्यू बी आर सी एस। तो जब कम है तो एक हटा देंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये। इसकी और जो इम्प्लीफिकेशन है ना, वो इंशाल्लाह मैं आगे सिखाऊंगा, आगे और चैप्टर में भी शायद ये चीज़ हैगी, या नहीं है तो देख लेंगे, सीख लेंगे बाद में, मसला नहीं है। अच्छा चलो, एक इधर है, इधर ही कर लेते हैं, पूरा एक ही जगह पे हो जाएगा हमारा काम। आखिरी में कहते हैं बाइजेक्टिव, अल्लाह करे हो जाए, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा होगा, लेकिन हो जाएगा शायद, कोशिश तो करें। छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अ फंक्शन या एच था, ये फंक्शन एच था, थोड़ा सा मैंने एन की टाइप बनाया, के क्यू टू पी जो है विच इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। अब आप पी और क्यू देखो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और या नहीं, बताओ मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आप बताओ, देखो पी और इसको मिटाओ, ये रहा पी और क्यू, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है दोनों के। तो अब लिख दो इसको F4 बनाकर, तो F4 बना के लिख देते हैं इसको हम। तो अब हमें जो है ना, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पी क्यू किया था, यहाँ हमें क्यू पी का है, तो क्यू पी में एक्स पहले आएगा, जैसे हमने पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया तो उस तरह ही होगा, एक्स ए और वाई, वाई के साथ बी, जेड सी, जेड सी लोकोमोटिव भी है पाकिस्तान में, जेड सी, ठीक है। तो ये इसका जवाब था।
थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, हो गया। आई होप बात समझ में आ गई हो। इन डिटेल जाके तमाम चीज़ें मैंने बता दी। इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। ए एक्स बी वाई सी जेड सी वाई और पी ए क्यू बी आर एस आर सी सी एस ए और ए क्यू बी आर सी एस और ए एक्स बी वाई। अच्छा यहाँ एक गलती हो गई। अच्छा वो देख लिया कि यहाँ ना मैंने ये ऊपर पहले लिख दिया वाई सी। अच्छा इन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे पीछे हम भी लिखें, लेकिन इन्होंने लिखा तो हम भी लिख देते हैं ताकि गलती ना हो जाए, बच्चों को मिस्टेक ना हो, बच्चों को मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं वाई सी और जेड बी। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा था वाई बी और जेड सी, वो भी सही था, दोनों सिचुएशन ही सही है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप की फ़ीस मैंने आपको बता दी थी पहले भी, 1000 है, जिसमें तमाम नोट्स और तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ग्रुप्स में ऐड हो जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जब नोट्स बन जाएंगे तो वो मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगा। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।